आज हम ट्रिक देखेंगे पॉलिटी का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला चैप्टर है उसको याद करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले शुरुआत होती है कंपनी रूल से, जो कि 1773 से 1858 तक चलेगा। ओके, तो देखिए उस पहला क्या है इसमें, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, मतलब पहली बार कुछ रेगुलेट करने का ट्राई किया जा रहा है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये फर्स्ट स्टेप टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर। और रेगुलेट कर रहे हैं मतलब आप सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सारा कुछ एक ही जगह इकट्ठा कर रहे हो, सेंट्रली अब आप एडमिनिस्टर करोगे चीज़ों को। यहीं पे क्या किया गया कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। और क्या किया गया कि एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया 4 मेंबर की, जो कि उसको असिस्ट करेंगे। और पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। अब इनसे रिलेटेड एक फैक्ट याद रखना है कि ये पहले गवर्नर जनरल थे जिनको इम्पीच भी किया था। अब यहीं से हमें याद रखना है कि महाराजा नंद कुमार कंट्रोवर्सी किससे रिलेटेड है? ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के टाइम की बात है। और यहीं पे क्या किया गया? 1774 में सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया कलकत्ता में, और इसमें एक चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जजेस थे। अब चीफ जस्टिस का नाम क्या था? सर एलिजा एम्फी। अब कुछ रेगुलेट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे मना करेंगे कि भाई ये जो प्राइवेट रेट है इसको बंद करिए, और ये जो घूसखोरी चल रही है, ब्राइब्स लेने का सीन है, इसको भी कम करिए, खत्म करिए। अब क्योंकि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, तो इसी के साथ क्या किया गया कि जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज के गवर्नर थे उनकी पावर को कम कर दिया गया, और अब ये सबऑर्डिनेट हो गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। अब नेक्स्ट है हमारा अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। ठीक है, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। देखिए इसका नाम ही ऐसा है, अमेंडिंग एक्ट। कुछ अमेंड कर रहे हो मतलब कुछ सेटलमेंट करने का ट्राई कर रहे हो, पिछली बार कुछ मिस्टेक हुई थी उसको आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे क्या था ना कि ये जो सुप्रीम कोर्ट इन्होंने बनाया, तो ये बहुत ज़्यादा रिलीजियस मैटर में भी इंटरफेयर करने लगे, जिसकी वजह से बहुत क्योस हो रहा था। तो इन सब चीज़ों को अमेंड करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में लेके आया गया। अब इसमें क्या बोला गया कि गवर्नर जनरल और उनकी जो काउंसिल है ये सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन के बाहर है। अगर वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कुछ काम करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। और इसमें फिर बोला गया कि जो पर्सनल लॉ के हिसाब से ही हिंदू को उनके लॉ के हिसाब से और मुस्लिम को उनकी लॉ के हिसाब से देखा जाएगा। अब नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स को देखिए ऐसे के पिट मतलब गड्ढे, तो आपने एक गड्ढा बनाया और उसमें कुछ चीजें डाली और बाकी बाहर की चीजें बाहर ही पड़ी हैं, मतलब कुछ इनसाइड कुछ आउटसाइड। डबल गवर्नमेंट का सिस्टम यहाँ से निकल के आएगा। और इसमें जो डेट है इसको याद करने की, मतलब जो ईयर है इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए पिट बनाया, समथिंग विल बी इनसाइड एंड समथिंग आउटसाइड, तो 8 का हाफ कितना हो जाएगा? 4। तो 1784 में है ये पिट्स इंडिया एक्ट। देखिए अब इन्होंने क्या किया, डबल गवर्नमेंट का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। क्या क्या कि एक होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि पॉलिटिकल अफेयर को मैनेज करेगा, और एक होगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कि कॉमर्शियल अफेयर को मैनेज करेगा। अब देखिए डायरेक्टर्स तो आज भी होते हैं, सीईओ डायरेक्टर, ये सब कैसे होते हैं? कंपनीज में, बड़ी बड़ी कंपनीज में होते हैं। तो ये कॉमर्शियल अफेयर को देखेंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या है? वो पॉलिटिकल अफेयर को देखेगा। और यहीं पे पहली बार क्या कहा गया? ब्रिटिश पोजिशन इन इंडिया, ये याद रखेगा। नेक्स्ट है एक्ट ऑफ 1786। 86 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 86 से साउंड कर रहा है सियासी। सियासी मीन्स पॉलिटिकल। अब जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो किसके भूखे होते हैं? कंट्रोल पावर के भूखे होते हैं। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपॉइंट किया गया था एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और उसको ही कमांडर इन चीफ बनाया, क्योंकि वो बोला मुझे और पावर चाहिए और कंट्रोल बढ़ाना है और कंट्रोल, तो बोला मुझे कमांडर इन चीफ बनाओ, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। एंड ही वाज गिवन द पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब देखिए अभी तक तो रेगुलेटिंग एक्ट, अमेंडिंग एक्ट ये सब चल रहा था। फर्स्ट टाइम चार्ट बनाया गया है कब? 1793 में चार्ट बनाया, मतलब कुछ स्पेशल बातें तो होंगी। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया फॉर अनदर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। मतलब 20 साल के लिए जो ट्रेड मोनोपोली थी कि आप ही ट्रेड करोगे इंडिया में, इसको एक्सटेंड किया गया था। तो 20 साल की बात ही तो इसको आराम से पॉइंट्स में लिखना होगा, चार्ट बना के लिखना होगा, ताकि इसमें कुछ गोलमाल ना हो। ठीक, और यही चार्ट बना के बोला गया कि ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और इनका जो स्टाफ है, इसके जो पैसे हैं वो कौन भरेगा? इंडियन रेवेन्यू से भरा जाएगा। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। 13 ऐसे लग रहा है 13 लास्ट में 3, तो टीन एज में क्या होता है कि 3 तिगाड़ा वाला काम बहुत करते हैं लोग। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये 3 तिगाड़ा का काम जो है उसको कम करने की कोशिश की गई। कैसे? देखिए अगर ये बच्चे टीन एज में जो बदमाश होते हैं उनका 3 तिगाड़ा कम करना है, तो सबसे पहले क्या भाई, उनको एजुकेशन दो। क्रिश्चियन मिशनरीज आएंगे, भगवान के बारे में बताएंगे, गॉड के बारे में बताएंगे। और ये जो ट्रेड मोनोपोली थी ना, बहुत पैसे आ रहे थे, इसको एंड करने की बात की गई। प्लस लोकल लोगों को बोला गया कि आप ना इन सबसे टैक्स लो, अगर जो टैक्स नहीं देता है उसको पनिशमेंट भी देना है। प्लस बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि पॉलिटिकल
पार देख रही थी, उसकी पावर को ये लोगों ने बढ़ा दिया कि अच्छा अब कंट्रोल करो, ये जो 3 तिगाड़ा हो रहा है उसको कम करो। तो यही है इसमें कि इट अंडर द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। एक्सेप्शन क्या था कि कंपनी का मोनोपोली ये चाइना के साथ ट्रेड में और ट्रेड इन टी ये छोड़ दिया गया था, बाकी सबको एंड कर दिया गया। और एम्पावर किया गया लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन एंड पनिश दोज हु डिड नॉट पे देम। उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो पावर थी उसको बढ़ा दिया गया। और यहाँ पे किसको परमिशन दी गई? क्रिश्चियन मिशनरी को, क्या ये अपने मोरल और रिलीजियस टीचिंग्स लोगों को बताइए। और ये बोला गया कि कंपनी शुड इन्वेस्ट ₹1 लाख एवरी ईयर ऑन द एजुकेशन ऑफ इंडियंस। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो 33 ऐसे साउंड कर रहा है, फ्री मतलब कुछ फ्री करो। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो छोटू लोग होते हैं ना उनको फ्री कर देंगे, उनसे बोल देंगे भैया आप अपनी पावर दे दीजिए, अभी आप जाइए, आप एकदम फ्री हैं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन। पहला कौन सा था? जब आपने रेगुलेट करना शुरू किया था 1773 में, और ये फाइनल स्टेप था 1833 सबको फ्री कर दिया। और यहाँ पे ही बोला गया क्या? इंटरेस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी हिज heirs एंड सक्सेसर, सबको फ्री कर दिया। बोला बस मैडम जी हैं वही सब देखेंगे। अब देखिए, अब फ्री किया तो और क्या काम करेंगे? जो कंपनी का मोनोपोली था ट्रेड विद चाइना एंड इन टी, उसको भी खत्म किया गया। अब यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाने लग गया। अब पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब देखिए क्या है, बेंटिक का नाम अगर हम तोड़ेंगे तो ऐसे होगा बैंक प्लस ब्लू टिक, मतलब बैंक मीन्स फाइनेंस पैसे हैं, ब्लू टिक मतलब सोशल प्रेस्टीज, ये सब चीज है। तो अगर किसी के पास पैसे हैं और ब्लू टिक है तो उसके पास सारा का सारा कंट्रोल होता है। तो यहीं से अब क्या कहा जाने लगेगा, इसके पहले तो जो लॉ बन रहे थे उनको आप रेगुलेशंस बोल रहे थे, बट यहाँ के बाद जो लॉ बनेंगे आप उनको क्या बोलेंगे? एक्ट बोलेंगे। और प्लस इसी के साथ क्या होगा कि आपके पास बैंक है, ब्लू टिक है, मतलब लॉ भी आप बना रहे हैं, तो फर्स्ट लॉ कमीशन बनेगा कब? 1834 में। और अगर बात करें पहले चेयरमैन कौन है, तो लॉर्ड मैकॉले। लॉ से ऐसे याद रख सकते हैं लॉर्ड मैकॉले भी, नहीं तो फिर माँ जो है वो घर में, माँ का कॉल आया मतलब भागो, नहीं तो वो आपके लॉ बना देगी, लॉर्ड मैकॉले। अब नेक्स्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। 53 को हिंदी में हम कैसे पढ़ते हैं? तिरपन ऐसे साउंड कर रहा है, तृप्त होना मतलब आपने सब कुछ अब एंड पे पहुंचा दिया। सो इट वॉज द लास्ट इन द सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट बिटवीन 1793 टू 1853। और ये सेपरेट करेगा क्या? लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन को। एकदम तृप्त हो गए हैं भैया, अब आप अलग अलग हो जाइए, ये लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो हैं अलग अलग हो जाइए ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, अब इतने तृप्त हो गए हैं कि इन्होंने क्या किया? इट इंट्रोड्यूस्ड लोकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। इट प्रोवाइडेड फॉर द एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स, मतलब और नए लोगों को आपने भरा, प्लस लोकल को रिप्रेजेंटेशन भी दिया। और यहाँ पे इतना तृप्त हो गए कि लेजिस्लेटिव विंग ऑफ काउंसिल फंक्शन एज मिनी पार्लियामेंट। एकदम भरे जा रहे हो अब, मिनी पार्लियामेंट ही हो गया है अब। और इन्होंने तृप्त होकर क्या किया कि इंट्रोड्यूस किया था क्या? ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट। और यहीं पे अपॉइंट किया जाएगा मैकॉली कमेटी 1854 में। अब इतनी लॉ की बात हो रही है तो लॉ मेंबर जो कि 4th मेंबर बनेगा, बिकम अ फुल मेंबर विथ राइट टू वोट। एकदम तृप्त कर दिया। तो 1773 से 1885 के पहले तक जो था वो तो नॉर्मल रेगुलेटिंग टाइम चल रहा था, जिसको क्या बोलते थे? कंपनी रूल बोलते थे। अब 1858 से 1947 तक क्या होगा कि क्राउन का रूल होगा। इससे पहले वही हो गया था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको बोलते हैं, 1857 का रिवोल्ट। उसकी वजह से फिर क्राउन को इंटरफेयर करना पड़ा कि कंपनी ने सही तरीके से काम नहीं करी है। डायरेक्ट मैं आके देखती हूँ। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो देखिए अब क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया कि सारी जो पावर थी ना ये किसको चली गई? ब्रिटिश क्राउन को चली गई। अब क्राउन जो है, क्राउन मतलब ताज, आप इसको क्या करोगे? सीक्रेट प्लेस पर रखते हो। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आएगा सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस फॉर द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और पहले कौन थे? हेनरी एडवर्ड स्टैनली, हु वाज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। और साथ में ही इनको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट द सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया। और बाकी ये जो काउंसिल होती है 15 लोगों की, ये क्या है? एडवाइजरी है। ठीक है, तो क्राउन को सीक्रेट प्लेस पे रखेंगे। तो यहां से हमें याद रखना है कि सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया जो रिलेटेड है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से रिलेटेड है।
अब बाकी क्राउन आएगी मेन, तो ये छोटू छोटू जो बना रखा है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, सब चीज नहीं देखेंगी, तो ये क्या करेंगी, इसको एबॉलिश कर देंगी। तो एबॉलिश द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दस एंडिंग डबल गवर्नमेंट, जिसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था, पिट बना के, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या होगा कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है, अब उसको क्या बोला जाने लगेगा, वाइसरॉय। और पहले वाइसरॉय कौन बनेंगे, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो देखिए कैसे इसको याद रखेंगे, डाइस होता है, डाइस में 1 और लास्ट क्या होता है, 6 होता है, मतलब 6 के बाद 1 आ रहा है, मींस बैक टू द बेसिक। आप 6 से सीधे 1 पे पहुंच गए, बैक टू द बेसिक। तो यही याद रखना है कि पहले क्या होता था, फूल, लकड़ियां, बैक टू द बेसिक, एकदम एंशिएंट टाइम में इधर हमें जाना। देखिए कैसे याद रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या रिकॉग्नाइज किया जाएगा, पोर्टफोलियो सिस्टम को, जिसको स्टार्ट किसने किया था, लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में। यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा पोर्टफोलियो, फूल से ऐसे याद रखना है कि फूल, फूल पत्ती। तो पोर्टफोलियो सिस्टम किससे रिलेटेड है, बैक टू द बेसिक वाले से, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से। ओके, और यहाँ पे सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया अभी कौन थे, चार्ल्स वुड। तो वुड मतलब लकड़ी, तो चार्ल्स वुड हो गए वुड, और पोर्टफोलियो फूल हो गया, किससे रिलेटेड है, बैक टू द बेसिक वाले से। अब देखिए इसमें क्या किया जाएगा कि अब जो वापस से हम पहले की तरफ चलते हैं, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज की पावर जो ले ली गई थी, अब उनको वापस से रीस्टोर किया जाएगा, बैक टू द बेसिक। और यहीं से अब इनिशिएट करेंगे क्या, प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। आप वापस से 6 से 1 की तरफ जा रहे हो। और प्लस इंडियंस को भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में लिया जाने लगेगा। द राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव, इन लोगों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री दी गई। और क्या किया गया, इट मेड प्रोविजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड पंजाब के लिए। और यहीं पे क्या किया गया कि भाई वॉइसरॉय जो है उसको एम्पावर किया गया टू इशू एन ऑर्डिनेंस, जो कि वैलिड होगा कितने दिन के लिए, 6 मंथ्स के लिए। नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो 92 9 2 11 हो जाना, ये किसकी टेंडेंसी होती है, नेताजी की टेंडेंसी होती है। पहले आते हैं वोट मांगने हाथ जोड़ के, उसके बाद वोट मिलते ही जीतते ही वो 9 2 11 हो जाते हैं, नेता की टेंडेंसी। तो अब यहाँ से हमें क्या याद रखना है, पूरा ये इलेक्शन वाला जो सीन है वही इसमें चलेगा। तो देखिए यहाँ पे इनडायरेक्टली इलेक्शन की बात की गई। द वर्ड इलेक्शन वॉज नो वेयर मेंशन बट अ लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन फॉर द नॉमिनेटेड मेंबर्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन दिस एक्ट। तो इंट्रोडक्शन किया गया किसका, इलेक्शन का, हालांकि इसको मेंशन नहीं किया गया था। अब इसी में बताया गया कि कैसे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का नॉमिनेशन होगा। तो उन्होंने बताया कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसमें होगा बाय द वाइसरॉय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड बंगाल चैम्बर ऑफ कांग्रेस। तो देखिए बस इसमें याद रखिएगा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले में था बंगाल चैम्बर ऑफ कांग्रेस। कैसे, क्योंकि बंगाल को वैसे ही सुप्रीमेसी दी जा रही थी, तो ये सेंटर के साथ रहेगा। बाकी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन होगा, तो इसमें अपॉइंटमेंट करेंगे बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार एंड चैम्बर। बस इसमें इतना याद रखना है। 9 2 11 नेता की टेंडेंसी मतलब इलेक्शन वाली बात। इलेक्शन के बाद इसमें क्या था कि नॉन ऑफिशियल्स मेंबर है उनका नॉमिनेशन कैसे होगा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कैसे होगा, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कैसे होगा। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल तो बंगाल को हमेशा से सुप्रीमेसी दी जाती रही, तो बंगाल चैम्बर ऑफ कांग्रेस जो है वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ काम कर रहा है। बाकी जो छोटको है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार एंड चैम्बर, ये किसके साथ जाएंगी, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, ये 9 के बीच में एक 0 आ जा रहा है, 909 मतलब 2 9 को ये सेपरेट कर रहा है, 0 सेपरेटिंग 9 एंड 9। तो यहाँ पे ऑल टाइप ऑफ सेपरेशन वर्क काम किया गया होगा, यहाँ पे सब सेपरेशन वाला वर्क यहाँ पे हुआ है। देखिए सबसे पहले क्या किया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट किस में दिया गया, 909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में। और इसी में सेपरेशन का काम किया गया। वोटिंग फॉर सेपरेट आइटम ऑन द बजट वोट अलाउड, तो सेपरेट आइटम पर बजट करने के लिए अलाउ किया गया, यहाँ पे भी सेपरेशन हुआ। प्लस सेपरेट रिप्रेजेंटेशन वाज फॉर प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशन, द चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार, यहाँ पे भी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की ही बात की गई। तो यहाँ पे लॉर्ड मिंटो को बोलते हैं फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, क्योंकि इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम।
और प्लस यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए कि फर्स्ट टाइम क्या हुआ, इंडियंस वर अलाउड इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय। और पहले कौन थे ये? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वॉज अपॉइंटेड एज लॉ मेंबर इन द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो 909 सेपरेशन वर्क सारा होगा मुस्लिम के लिए, बजट सेपरेट, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन, और बाकी लॉर्ड मिंटो थे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहला मेंबर हमारे जाएंगे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, लॉ मेंबर। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं। तो 1919 दो बार लिखा गया, डबल डबल। तो देखिए इसमें कैसे याद रखना है कि इसमें सबसे पहले जो पूरा मतलब कंट्री का सब्जेक्ट था उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, दो कैटेगरीज में, सेंट्रल सब्जेक्ट और प्रोविंशियल सब्जेक्ट में। एक ये किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि डायर की मतलब जो हमारा प्रोविंशियल सब्जेक्ट थी उनको फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो रिजर्व सब्जेक्ट, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट। अब रिजर्व सब्जेक्ट को कौन देखेगा? गवर्नर जनरल और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। बट यहाँ पे याद रखना है कि ये लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, बट ऑन द अदर हैंड जो ट्रांसफर सब्जेक्ट होंगे जिनको भी गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल एडमिनिस्टर करेगी, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल होंगे किसको? लेजिस्लेटिव काउंसिल को। अब देखिए ऐसे रखिए कि रिजर्व है, आपके पास का पड़ा हुआ है, मतलब आपको कुछ रिस्पॉन्सिबल नहीं है आप किसी और के लिए, लेकिन ट्रांसफर आपको कोई चीज उठा के दूसरों को देनी है, मतलब वहां पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिखानी पड़ेगी। सो ट्रांसफर सब्जेक्ट को भी गवर्नर जनरल उनकी काउंसिल देखेगी, लेकिन रिस्पॉन्सिबल होंगे किसको? लेजिस्लेटिव काउंसिल को। उसके बाद फिर डबल डबल वाला काम किया गया। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रिप्लेस्ड बाय बाइकैमरल लेजिस्लेशन कंसिस्टिंग ऑफ अपर हाउस एंड लोअर हाउस। ठीक है, तो अपर हाउस लोअर हाउस में यहाँ पे डबल डबल काम कर दिया गया। क्या क्या किया गया? सबसे पहले पूरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको दो, सेंट्रल और प्रोविंशियल, फिर प्रोविंशियल में डायर की, रिजर्व और ट्रांसफर, ट्रांसफर्ड वाले के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी लेजिस्लेटिव काउंसिल को। और फिर उन्होंने क्या किया, जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको बाइकैमरल लेजिस्लेशन में कर दिया, अपर हाउस और लोअर हाउस। और उसके बाद यहाँ पे क्या किया गया कि इसमें जो 6 में से 3 मेंबर्स होंगे, वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें इंडियंस को डाल दिया गया, मतलब यहाँ पे भी इक्वल इक्वल कर दिया गया, 19-19 कर दिया गया, 6 थे, 6 में से 3 इंडियंस को डाल दिया गया। प्लस अब 1909 में जो सेपरेट इलेक्टोरेट दी गई थी मुस्लिम को, वो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा, बोला जाएगा सिख, क्रिश्चियंस, एंग्लो यूरोपियंस एंड यूरोपियंस, आप भी क्या है सेपरेट इलेक्टोरेट ले लो। फिर यहाँ पे बांटा जाएगा बराबर बराबर या अलग अलग किया जाएगा। जो प्रोविंशियल बजट था उसको सेंट्रल बजट से अलग कर दिया आपने। या बेहतर ऐसे याद करें कि प्रोविंशियल बजट और सेंट्रल बजट को बराबर बराबर कर दिया। और इसमें 3 पॉइंट याद रखना है, इसकी कोई ट्रिक नहीं, ऐसे याद रखिए कि न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया कहाँ पे सेटअप किया गया? लंदन में सेटअप किया गया। एंड अ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को सेटअप किया गया 1926 में टू रिक्रूट सिविल सर्वेंट। और यहीं पे ही प्रपोज किया गया क्या? फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंस। बस इतना बहुत है। इसके बाद हम देखेंगे साइमन कमीशन, जो कि 1927 में आ गया था। आना तो था इसको आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब 1929 के टाइम पे, लेकिन पहले ही आ गया। जिसको लीड कौन कर रहा था? सर जॉन साइमन। अब इसका काफी विरोध हुआ, क्यों? क्योंकि इसके जो सारे मेंबर्स थे वो ब्रिटिशर से थे, इसलिए। अब देखिए, अब इसको कैसे याद रखेंगे कि देखिए कोई तुक नहीं है, ऐसे ही बस याद रखना है कि अब सारे ब्रिटिशर थे, इनका काफी अपोजिशन हो रहा था, क्योंकि इन्होंने ये जो बराबर बराबर का काम किया था ना डायर की और के, इन सबको एबोलिश कर दिया और बोला कि कम्युनल इलेक्ट्रेट है वो चलना चाहिए। डायर की को हटाया, कम्युनल इलेक्ट्रेट को कंटिन्यू करने की बात की। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बैठाया कि गोले टेबल पर बैठकर आइए सब बात करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। फिर यहाँ से निकल के आता है व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, इसको प्रिपेयर किया गया, और जो कि आगे हमारा सब निकल के किस में आएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आएगा। अब यहीं पे साथ में देख लेते हैं कम्युनल अवार्ड, जो कि कौन हो गया था? रैमसे मैकडोनाल्ड। इसमें वही बोला गया कि सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम, सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस के लिए वैसे ही चलेंगे। और यहाँ तक इन्होंने क्या किया था ना कि जो डिप्रेस्ड क्लास हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं, उन पे भी ये बढ़ाने की बात की गई। हालांकि इसको रोक लिया गया, गांधी जी निकल के गए जेल से और BR अम्बेडकर के साथ मिलकर के पूना पैक्ट किया, और ये जो कम्युनल अवार्ड का सीन था डिप्रेस्ड क्लास तक जाने नहीं दिया। बस उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब देखिए इतना सब बवाल चल रहा था,
तो यहाँ पे पूरा सीन निकल के आता है कि द एक्ट वॉज माइलस्टोन टुवर्ड अ कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो इन्होंने क्या बोला, आते ही बोला कि हम ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे। बहुत हो गया आपका, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, अभी तो अपने नए आए हैं, अभी चीज़ों को सीखोगे। तो द एक्ट एम टू क्रिएट एन ऑल इंडिया फेडरेशन कंप्राइजिंग प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट एज यूनिट। हाउएवर दिस फेडरेशन नेवर मेटेरियलाइज्ड ड्यू टू नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट सब बाहर आ रहे थे, वैसे इधर कर रहे थे, तो ऑल इंडिया फेडरेशन बन नहीं पाएगा, हालांकि यहाँ पे बात की गई थी। अब यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट काम होंगे जो कि आप अभी भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देख रहे हो। देखिए, सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि द एक्ट डिवाइडेड पावर इनटू 3 लिस्ट, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कंकरेंट। और जो रेसिडुअल पावर थी वो वाइसरॉय के पास थी। वाइसरॉय, गवर्नर जनरल जो वाइसरॉय में हो गया था, कैनिंग, तो ये उसके पास थी रेसिडुअल पावर। जैसे आज भी क्या है कि जो रेसिडुअल पावर है वो किसके पास होती है, वो सेंट्रल के पास होती है। इसमें क्या किया गया कि जो प्रोविंसेस में डायरकी थी इसको एबोलिश करा, और बात किसकी की कि जो सेंटर में डायरकी है हम इसको डालते हैं, डायरकी सेंटर में डालते हैं, मतलब ये रिजर्व और ट्रांसफर लिस्ट जो थी सेंटर में लेके आते हैं। लेकिन ये भी काम नहीं कर पाया। पर यहाँ पे और क्या किया गया, इन्होंने बाइकैमरलिज्म किया। मतलब बाइकैमरलिज्म मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों होंगी। कहाँ पे किया गया था, वॉज इंट्रोड्यूस इन 6 out of 11 प्रोविंसेस इंक्लूडिंग बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम एंड यूनाइटेड प्रोविंस। और इसमें क्या किया गया कि जो सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया जो था उसके साथ जो उनको एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया की जो टीम बनाई थी उसको हटा दिया और बोला कि अब बस अब टीम ऑफ एडवाइजर ऐसे रख लो, बट ये जो काउंसिल ऑफ इंडिया है इसको हम एबॉलिश करेंगे। प्लस इसमें क्या किया गया कि वोट की बात, इलेक्शन की बातें बहुत चल रही थी, तो इन्होंने क्या किया कि फ्रेंचाइजी को आप एक्सटेंड करोगे। कितना हो गया अब, ये 14% ऑफ टोटल पॉपुलेशन हो गया। अच्छा, इससे पहले हमने देखा था कि इलेक्शन इनडायरेक्टली जो था, हालांकि मेंशन तो नहीं था टर्म, बट बात की गई थी, वो किस में की गई थी, वो की गई थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। 9/2/11 होना किसकी टेंडेंसी थी, नेता की टेंडेंसी थी, तो उसमें बात की गई थी। और इसमें इंपॉर्टेंट काम क्या होगा, दैट एस्टैब्लिशेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू रेगुलेट द कंट्रीज करेंसी एंड क्रेडिट, और बाकी सारे इंपॉर्टेंट होंगे काम, जैसे इट क्रिएटेड फेडरल एंड प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल कोड बनाया जाएगा 1937 में, और ये बर्मा को इंडिया से सेपरेट करेगा, प्लस नए प्रोविंस बनाएगा उड़िया और सिंध, और क्या बनेगा, फेडरल रेलवे अथॉरिटी बनेगी, एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को भी अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, देखिए इनको याद रखना ऐसे आसान है क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट काम हो रहे हैं। और इसके बाद वाला जो एक्ट है ना उसमें कुछ हुआ नहीं, बस समझिए कि वो डिवीजन का काम चल रहा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 में जो होगा, जब हमें इंडिपेंडेंस मिल रही है तब पूरा डिवीजन वाला काम है, और बस इकलौता एक यही एक्ट है 1935 वाला जिसमें ये काफी काम हुआ है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट। तो हम देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। तो पार्टीशन प्लान कब बना था, 3 जून 1947 को। किसने बनाया था, लॉर्ड माउंटबेटन। अब ऐसे हमें याद है, बट बाकी जिनको याद ना हो ऐसे याद कर सकते हैं, माउंट बाटना। माउंटेन जो होता है वो डिवाइड करने का काम करता है, तो ये इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करेंगे। इसमें क्या किया गया, बोला गया कि इस्टेब्लिशिंग 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन, जिनके पास राइट होगा कि वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से निकल सकते हैं। प्लस वॉइसरॉय का जो ऑफिस है उसको हटाया गया और गवर्नर जनरल बनाया गया फॉर ईच डोमिनियन, जिसको अपॉइंट कौन करेगा, ब्रिटिश किंग अपॉइंट करेगा। प्लस दोनों को ये आज़ादी दी गई कि आप जैसा चाहिए वैसा कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो, यहाँ तक कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई एक्ट वैक्ट हो तो उनको भी आप निकाल सकते हो, अपने मन से जैसा मन वैसा कॉन्स्टिट्यूशन आप बनाओ। प्लस अभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के साथ जो काउंसिल ऑफ इंडिया थे 15 वाला, उनको हटाया गया था, बट यहाँ पे क्या किया गया कि इसी ऑफिस को ही हटा दिया गया। द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज एबोलिश्ड। प्लस बोला गया कि ये जो मतलब सारा कानून है, जब तक आप बना नहीं लेते हो नए कॉन्स्टिट्यूशन तब तक आप किसको फॉलो करोगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसमें भी आप चाहो तो अपने हिसाब से मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। प्लस क्या बोला गया कि द अपॉइंटमेंट टू सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट रिजर्वेशन बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज डिसकंटिन्यूड, हटा दिया गया, लेकिन सिविल सर्विस मेंबर्स अपॉइंटेड बिफोर द अगस्त 15, 1947 रिटेन्ड एंटाइटलमेंट्स एंड बेनिफिट। तो अगर हम बात करें कि जो न्यू डोमिनियन इंडिया बना उसके पहले गवर्नर जनरल कौन बनेंगे, तो लॉर्ड माउंटबेटन ही थे।
अब फटाफट हम ट्रिक देख लेंगे कि जो इंडिपेंडेंस के बाद पहला कैबिनेट बना तो किसको क्या पोर्टफोलियो मिला। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, ये तो प्राइम मिनिस्टर थे, तो इनको एक्सटर्नल अफेयर, कॉमनवेल्थ रिलेशन और साइंटिफिक रिसर्च का पोर्टफोलियो मिला। देखिए बाकी सब कॉमन है, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च में जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड है, ये हमें याद रखना है। दूसरे कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से ही पूरा जो इंडिया है वो यूनिफाई हुआ, नहीं तो सब प्रिंसली स्टेट, बाकी स्टेट अलग अलग भाग रहे थे। इन्होंने यूनिफिकेशन का काम किया, मतलब इन्होंने एक घर बनाया। अब ये होम मेकर थे। जो होम मेकर होते हैं वो खबरी भी होते हैं, सबके ऊपर नजर रखते हैं, तो इसे हमें याद रखना है कि होम मिनिस्टर जो होगा वो इनको मिलेगा होम वाला पोर्टफोलियो, और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग स्टेट्स, ये सब इनको दिया जाएगा। अब देखिए थर्ड क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कैसे याद रखना है? राजेंद्र से राजा, प्रसाद, राजा भी हैं, प्रसाद भी हैं, ढेर सारा बंटवारे हैं। क्यों? क्योंकि फूड और मतलब फूड काफी ज्यादा है इनके पास। वो कैसे ज्यादा होगा? एग्रीकल्चर बढ़िया होगा। तो फूड एंड एग्रीकल्चर पोर्टफोलियो किससे रिलेटेड है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजा प्रसाद। फोर्थ है मौलाना अबुल कलाम आजाद। देखिए इनको कैसे याद रखेंगे? तो मौलाना भी हैं मदरसा में जो पढ़ाते हैं, प्लस कलाम से याद रखिए कलम। मौलाना और कलम किससे रिलेटेड होगा? एजुकेशन से रिलेटेड। उसके बाद फिफ्थ वन डॉक्टर जॉन मैथाई। कैसे याद रखना है कि एक आदमी था जो कि मैथ्स कैलकुलेशन में बहुत अच्छा था, तो उसने मैथ्स, साइंस इन सब का यूज करके उसको कुछ काम करने को दिया गया था ट्रांसपोर्ट के लिए, बट उसने क्या किया? रेलवे बना दिया। अब रेलवे की वजह से ट्रांसपोर्ट जो हो गया वो ईजी हो गया। तो डॉक्टर जॉन मैथाई किससे रिलेटेड है? रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट से। उसके बाद सिक्स है आर के शंमुगम चेट्टी। कैसे याद रखना है? चेट्टी को ऐसे याद रखिए चीटिंग। तो लोग चीटिंग क्यों कर रहे हैं? अधिकतर पैसे मिले उनको, फॉर अर्निंग मनी। अब मनी किससे रिलेटेड है? फाइनेंस से। तो आर के शंमुगम चेट्टी किससे रिलेटेड है? फाइनेंस से रिलेटेड। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किससे रिलेटेड है? लॉ से रिलेटेड है। एट्थ वन है जगजीवन राम। वो किससे रिलेटेड है? लेबर के पोर्टफोलियो से। कैसे याद रखना है? और जग जीवन मतलब ऑल वर्ड जो है वो पूरी लाइफ जीवन भर क्या करते हैं? वो लेबर ही करते रह जाते हैं। तो जगजीवन राम पोर्टफोलियो किससे रिलेटेड? लेबर से। नाइन्थ वन सरदार बलदेव सिंह। ये किससे रिलेटेड है? डिफेंस से। तो बल मतलब पावर की कुछ बात हो जा रही है, फिजिकल पावर, तो ये डिफेंस। फिर राजकुमारी अमृत कौर। अमृत से याद रखिए, अमृत हेल्थ से रिलेटेड है, तो राजकुमारी अमृत कौर। CH भाभा। तो देखिए इसका कुछ मिल नहीं रहा था, तो आप ऐसे याद करिए सी से जो नाम है वो कॉमर्स से रिलेटेड है। हालांकि इससे पहले एक जगह था चट्टी, चट्टी से हमने चीटिंग ऑलरेडी बना दिया था, तो वो फाइनेंस के हो गए। तो बस एक ही बचते हैं CH भाभा, किससे? कॉमर्स से। उसके बाद ट्वेल्थ में रफी अहमद किडवी। अब देखिए मोहम्मद रफ़ी जो है उनके गाने बहुत पसंद है सबको, तो गाने सुनना, कम्युनिकेशन, तो रफ़ी अहमद किडवई किससे रिलेटेड है? कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। मोहम्मद रफ़ी से याद रखिए। उसके बाद 13 है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। देखिए मुखर्जी को ऐसा याद रखिए, मुकरना नहीं है, मतलब कॉन्टिन्यूअस कुछ चीज़ें आपको देती रहनी है, सप्लाई मेंटेन करनी है। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किससे रिलेटेड है? इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई से। 14 क्या है? VN गाडगिल। गाडगिल को ऐसा याद रखिए, गीला गीला मतलब सब गीला हो गया है। कैसे? कुछ वर्कर्स थे माइनों में घुस के काम कर रहे थे, और प्लस पावर जनरेशन किया जा रहा था वाटरफॉल इन सबसे। तो वर्क, माइन एंड पावर किससे रिलेटेड है? VN गाडगिल से। तो ये चैप्टर समाप्त होता है।